नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की ही बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी वहां पर आई थी तो बात की गई थी कि भय नहीं बदलाव चाहिए। लेकिन अब बीजेपी के ही राज्य के सबसे बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई, वो भी गोली मारकर। और जिस तरीके से हत्यारे फरार हो गए, उससे कई तरह के सवाल उठते हैं। चुनाव के बाद से ही राज्य में हिंसा शुरू हो गई थी, कई घटनाएं हुई थी। और अब शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या। सर, किस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, किस तरह से देखा जाए ये हत्या जो हुई, पुराना रक्त चरित्र रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल का कई घटनाएं पिछले 2 3 4 दिनों में हो रही थी, लेकिन अब शुवेंदु के सबसे खास आदमी की हत्या, और वो भी इस तरीके से अभी तक हत्यारों का कुछ पता नहीं चल पाया है। देखिए विक्रांत, ये जो शुवेंदु अधिकारी हैं, चुनाव के पहले तक तो सिर्फ शुवेंदु अधिकारी थे। हाँ। अब वो मुख्यमंत्री पद के बहुत तगड़े दावेदार हैं और मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। हम्म। ऐसे में अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी का कत्ल किया जाए, और ये मामूली मर्डर नहीं है, बाकायदा प्लान्ड तरीके से इस कत्ल को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक इसके मोटिव का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बहुत दिनों से या कुछ घंटों से, जो भी आप जिस भी तरीके से हाँ। आप चाहे उसको एनालाइज कर लीजिए, जो पूरा पूरा मोडस ऑपरेंडाई है वो हाँ। ये प्लान्ड किलिंग का ही एक मोडस ऑपरेंडी है। हम्म। क्योंकि एक गाड़ी आती है, वो आगे से उनको रोकती है, और उसके बाद पीछे से मोटरसाइकिल पे दो लोग आते हैं। वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाके गोली मारते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई जो ये इनके जो पीए हैं, हम्म। उनके मूवमेंट को कोई लंबे समय से ट्रैक कर रहा था, हम्म। और बिल्कुल पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि इस वक्त ये शख्स यहां पर होगा। और वो गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही थी, और फिर जाके उन्होंने आगे से उसको रोका। और जो पिस्टल मिली है जिसके बारे में दावा किया जा रहा, ऑस्ट्रियन पिस्टल जो है, वो भी किसी सामान्य क्रिमिनल के पास नहीं हो सकती। अगर ये आपसी रंजिश का मामला होता तो फिर कोई कट्टे का इस्तेमाल होता है या फिर कोई देसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल होता। लेकिन चूंकि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है, जिसके बारे में कहते हैं कि अमूमन वो पुलिस या सेना के जवानों के पास होती है, वैसी स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत प्लान्ड तरीके से और किसी को बहुत गहरा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब वो संदेश शुवेंदु अधिकारी को देने की कोशिश की जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की जा रही है, या कुछ इसके पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं, जो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से खुश ना हो। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा साफ तौर पर मानना है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये आसानी से अंजाम नहीं दिया जा सकता। मेरी नजर में ये सिर्फ रंजिश का मामला नहीं है। अगर सिर्फ रंजिश का मामला होता तो इतनी बड़ी, आप देखिए, जो जो कार पकड़ी गई, माइक्रा कार, उस कार का चेचिस चेचिस नंबर भी गायब है, और उसका जो प्लेट नंबर वो भी गायब है। हाँ। तो अगर कोई मामूली क्रिमिनल होता तो ज्यादा से ज्यादा एक कार को चोरी से उठाता, और अगर वक्त होता तो फिर उसके नंबर प्लेट को बदल देता। लेकिन जब आप चेसिस चेचिस नंबर को अगर आप बदलते हैं, इसका मतलब यह है कि आप कोई सूत्र छोड़ना नहीं चाहते जिसकी वजह से कोई कातिल तक पहुंच पाए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत प्लान्ड मर्डर है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे होगी, और जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, जिन लोगों ने षड्यंत्र को रचा है, वो ये पूरी तरीके से चाहेंगे कि उन तक पुलिस के हाथ या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ उन तक ना पहुंच पाए। और लंबे समय तक पुलिस ज्यादा ये करेगी, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, और वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो असली सूत्रधार होगा वो कभी पकड़ भी नहीं आएगा। बट निश्चित तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे अगर बड़ा खुलासा, बड़े षड्यंत्र का अगर खुलासा हो जाए, तब वाकई पता चलेगा कि दरअसल कौन लोग हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या फिर कोई देश के अंदर की कोई साजिश है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हत्यारे हैं इसके, ये इस तरह की खबरें नेशनल मीडिया पर चल रही है कि वो बांग्लादेश फरार हो गए। तो इसको किस तरह से देखा जाए कि हत्याकांड किया, हत्या की, और उसके बाद अगर हत्यारे बांग्लादेश निकल जाए, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वहां पर इतनी बड़ी फोर्स, हमारी वहां की राज्य पुलिस के साथ साथ अभी भी जो फोर्स यहां से इलेक्शन के लिए भेजी गई थी, वो सब भी तैनात है। देखिए, ये घटना इसलिए भी थोड़ी चौंकाती है और संवेदनशील है, क्योंकि
चुनाव के पहले से ही सरकार को इस बात का अंदेशा था। खासतौर पर अमित शाह का वो बयान आपको ध्यान होगा जब उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ जो है वो भी चुनाव के बाद भी लंबे समय तक यहाँ रुक सकती है। तो इसका दो अर्थ हुआ। एक अर्थ तो ये हुआ कि पुलिस को या प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि चुनाव के बाद भी जो है वो हिंसा हो सकती, जैसा कि पश्चिम बंगाल का स्वभाव रहा है। दूसरी बात क्या है कि उनको इस बात के पास उनके पास इसके भी इंटेलिजेंस हो सकते हैं कि कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर तैयारी थी, जब सिक्योरिटी को लेकर अंदेशा था, और इस वक्त बंगाल के अंदर करीब 2,50,000 कंपनियां तैनात हैं और एक कंपनी में करीब 150 से 200 जवान होते हैं, तो आप मान के चलिए तकरीबन 2.5 लाख जवान वहां पे मौजूद है सिर्फ सेंट्रल पुलिस फोर्स के। और जो लोकल पुलिस है वो तो अलग से है ही। बिल्कुल। तो इतनी चुस्त चौकस सुरक्षा के बावजूद भी अगर इस तरीके से जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं या जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अगर उनके पीएस का इस तरीके से अगर कत्ल होता है, तो इसका इशारा बिल्कुल साफ है कि या तो बंगाल के बाहर के लोगों को यहां भेजा गया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत, या कोई दूसरी एजेंसी जिसके पीछे लगी हुई थी और जिसका पूरा इशारा ये था, अगर ये खबर सच है कि वाकई में बांग्लादेश भाग गए वो लोग, कि कोई ना पकड़ा जाए और हमेशा ये एक रहस्य बना रहे कि आखिर किसने कत्ल करवाया। क्योंकि अगर ये कातिल पकड़े जाएंगे या पकड़ लिए गए, तो फिर साजिश का पर्दाफाश होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इस तरीके की जो किलिंग्स होती हैं उसमें अंत में होता यह है कि जो पकड़े जाते हैं वो बेसिकली शार्प शूटर होते हैं या फिर वो प्यादे होते हैं। किसने उनको आदेश दिया, कहां से मर्डर का पूरा प्लान बना, ये कभी पता नहीं चल पाता है। यहां तक कि आपने देखा कि जॉन एफ कैनेडी जैसे का भी पता किसी को मालूम नहीं किसने कत्ल किया था। तो इसलिए ये वाकई में इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। और मैं इसको सिर्फ एक साधारण पोल वायलेंस नहीं मानता, मेरा साफ तौर पर मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी बड़ी साजिश है या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकत इसके पीछे है। सर, एक और चीज बस इस मसले पर यह समझना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार हिंसा की कई घटनाएं हुई थी और कुछ लोगों की हत्या भी हुई, और उसके बाद अब यह हत्या, तो बड़ा अंदेशा तो अब खड़ा हो गया है पश्चिम बंगाल का। पहले से ही जिस तरीके का रहा है वहां पर चुनाव को देखते हुए, तो एक बड़ा खतरा, बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं वहां पर। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के बाद हिंसा का एक चरित्र रहा है। 2011 में भी जब लेफ्ट फ्रंट हारी थी करीब 34 साल के बाद और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक्त भी चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। पिछली बार भी आपने देखा था 2021 के बाद, 2021 के चुनाव के बाद भी, जब ये लगभग लोगों ने मान लिया था कि शायद ममता बनर्जी चुनाव हार सकती है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर वह स्थापित हुई थी, उसके बाद भी वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी करीब कई दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर थी। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो ये एक तरीके की पूरे प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन हिंसा रोकने में नाकाम रहा है। क्योंकि जब चुनाव के दौरान जब हिंसा नहीं हुई तो आपने अपनी पीठ थपथपाई और आपने कहा देखिए हमने तो हिंसा मुक्त या भय मुक्त पोलिंग करा दी। तो जब आप कामयाबी के लिए आप अगर क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर कहीं कोई असफलता हो रही है, कहीं कोई चूक हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हिंसाएं हो रही हैं, तो फिर उसका डिस्क्रेडिट भी आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ ममता बनर्जी के बाद एक नए मुख्यमंत्री के आगमन नहीं है, वहां पे पूरा एक लेफ्ट फ्रंट के समय से पूरा एक एंट्रेंस्ड सिस्टम है। वो सिस्टम लेफ्ट फ्रंट के जमाने में भी था, वो सिस्टम तृणमूल के जमाने में भी था और वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के जमाने में होगा, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जब एक लेफ्ट फ्रंट से तृणमूल कांग्रेस के बीच मामला आया, तब जो एंट्रेंस सिस्टम था, जो 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 पूरे गुंडों का जो पूरा एक साम्राज्य था, उसको चुनौती मिली। तो जाहिर सी बात है उनके बीच में टकराव हुआ और टकराव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। कुछ लोग लेफ्ट फ्रंट का साथ छोड़कर पूरी तरीके से तृणमूल के साथ आ गए और जैसे उनका धंधा पैसे पहले चला तो उसी तरीके से अभी भी धंधा चलने लगा, जिसको सिंडिकेट का नाम दे दिया गया। अब बीजेपी ने अपने चुनाव के दौरान लगातार इस बात की घोषणा की है कि वो सिंडिकेट को खत्म करेंगे या जो ये एंट्रेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो ये भी संभव है कि अब एक प्रभुत्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई पश्चिम बंगाल के अंदर हो, जहां तृणमूल कांग्रेस के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, कुछ तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे और अपना धंधा बचा लेंगे। लेकिन जो नहीं जुड़ पाएंगे,
या जिनको भारतीय जनता पार्टी का अपना जो एक नया प्रभुत्ववादी जो तबका होगा, वो अपने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहेगा, वो क्यों किसी तृणमूल कांग्रेस वाले को या लेफ्ट फ्रंट को कोई जगह देगा? तो फिर उनके बीच में टकराव भी होगा। इसलिए हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है अभी रथ की मृत्यु के बाद, कत्ल के बाद थोड़ा सा दबाव प्रशासन के ऊपर पड़े और फिर वो इन गुंडों के ऊपर या जो पूरा तंत्र उसके ऊपर दबाव डाले, लेकिन आने वाले समय में हिंसा तो होगी, ऐसा मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। अब वो अगर प्रशासन रोक लेता है तो वाकई में फिर वो तारीफ के काबिल होगा, और अगर नहीं होने देता है तो वाकई में मानना पड़ेगा कि सिस्टम में काफी बदलाव आया है। बिल्कुल सर, थोड़ी बात तमिलनाडु पर करना चाहता हूं। वहां पर विजय फिल्म एक्टर, बड़ी उन्हें सफलता मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो सामने आए। वो गवर्नर के पास 2 बार जा चुके हैं, आज भी गवर्नर के पास गए, लेकिन गवर्नर कह रहे हैं कि पहले आप बहुमत की लिस्ट दिखाइए, उसके बाद ही आपको न्योता दिया जाएगा। तो किस तरह से इसे देखा जाए? हमने पूर्व में देखा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसको न्योता मिलना चाहिए, और बहुमत तो सदन में साबित होगा, वो सड़क पर या गवर्नर हाउस में तो साबित हो नहीं सकता। देखिए विक्रांत, इसमें अलग अलग गवर्नर का अलग अलग रुख रहा है, लेकिन जो एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि जब 1989 के बाद से जब संयुक्त सरकारें बनने लगी या गठबंधन की सरकारें बनने लगी, तो एक प्रोसीजर ये था कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप सरकार बनाने का न्योता दीजिए, और अगर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर वो सरकार नहीं बना पाता है तो दूसरी पार्टी को आप मौका दीजिए, और इस तरीके से सरकार बनाने के विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए। ये प्रक्रिया आपको ध्यान होगा 1996 में भी चली, तक चली जब अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ 13 दिन के लिए सरकार मिली, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। लेकिन चूंकि उस वक्त का जो स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर था वो यही कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उस वक्त सबसे ज्यादा सांसद थे, इसलिए उनको सत्ता सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। लेकिन वो 13 दिन तक बैठे रहे और उसके बाद कोई नहीं आया। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, उन दिनों सुषमा स्वराज का या प्रमोद महाजन दोनों में से किसी एक का बयान था कि हमको एक बार सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा तो फिर सारे सहयोगी जो है वो भागे भागे हमारे पास आएंगे। लेकिन 13 दिन में तो कोई आया नहीं। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। तो जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनने का मौका आया, तब उस वक्त के राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, उन्होंने ये जो फॉर्मूला था, जो कन्वेंशन था, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसे अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बनाएंगे और जब अगर त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा होगी तो उससे होता क्या कि देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल रहता है। आप किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, वो फ्लोर पे अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, तो ये अस्थिरता का माहौल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी आदमी हमें सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर रहा है उसको ये हमें ऑन द फेस ऑफ इट या प्राइमा फेसाई उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि अपना बहुमत कैसे साबित करेगा। और खासतौर पर गठबंधन का अगर है तो वो लिस्ट मांगने लगे कि भाई अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपके पास बहुमत है तो मुझे वो लिस्ट बता दीजिए। अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि नहीं वाकई में आपके पास बहुमत है तो फिर आप सरकार बनाइए और उसके बाद विधानसभा या लोकसभा के अंदर अपने बहुमत को स्पष्ट करिए। तो इसको मैं के आर नारायणन का मॉडल कहता हूं। और इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार गई थी तो उसके बाद सोनिया गांधी निकली और उन्होंने कहा उनके पास 272 के आंकड़े हैं, और तो लोगों को लगा कि शायद अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन चूंकि वो 272 का आंकड़ा नहीं दे पाए और मुलायम सिंह यादव ने अंतिम समय पर उनको समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो सरकार नहीं बनी। फिर चुनाव हुए और उसका फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। अब हम पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि जो अलग अलग राज्यों के गवर्नर हैं, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बुला के सरकार बना दी गई। क्या उस वक्त वहां के गवर्नर ने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पास बहुमत लायक विधायक है या नहीं है? अगर उन्होंने ये कोशिश की होती, अगर वो इन्होंने इंश्योर किया होता, तो जाहिर सी बात है फिर उनको कभी उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता। और अंत में वो सरकार गिर गई क्योंकि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। तो एक उदाहरण ये है। अब दूसरी तरफ ये जो आर्लेकर हैं, उनका नाम मैं पूरी तरीके, राजेंद्र आर्लेकर, ये दरअसल गोवा से है और गोवा में लंबे समय तक वहां के विधानसभा में स्पीकर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि भाई आप बहुमत का आंकड़ा हमको बताइए, कैसे आप साबित करेंगे? आपके पास तो 117 विधायक नहीं है। और सही भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास सिर्फ 111 ही विधायकों का समर्थन, यानी 5 से 6 विधायक और चाहिए होगा उनको। अब ये 5 से 6 विधायक अगर नहीं मिलते हैं तो आर्लेकर साहब को अगर आप कहेंगे तो वो दरअसल के आर नारायणन के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर्स का चरित्र अगर आप देखेंगे, उनका स्वभाव या व्यवहार अगर आप देखेंगे, तो वो इस पर निर्भर करता है कि उनके पास उस राज्य के अंदर
भारतीय जनता पार्टी या उनका जो आला कमान है वो कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंटरप्रेट करता है। और इस बीच जब ये खबर लगातार आ रही है कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से वो एआईडीएमके के माध्यम से वहां अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश कर रहे थे। उनको लगता है कि अगर कोई एक नई पार्टी आ जाएगी, वो अगर सत्ता में आ जाएगा और कांग्रेस के समर्थन से अगर आ जाएगा, तो फिर कांग्रेस तमिलनाडु के अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होने का रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके समर्थक दलों के लिए फिर तमिलनाडु के अंदर वो रास्ता कमजोर होता जाएगा। इसीलिए अगर आप देखिए तो इस वक्त एआईडीएमके सबसे ज्यादा खतरे में दिखाई पड़ती है, क्योंकि एआईडीएमके में एक तबका वो है जो दरअसल सरकार बनाने के लिए विजय को समर्थन देना चाहता है। दूसरा वो तबका है जिसको लगता है कि ये समर्थन देना उचित नहीं होगा। वहां पे कोयम्बटूर के एक सांसद हैं या नेता है वेलमनी नाम, अगर नाम तो भूल गया था, और एक षणमुगम। ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर्स हैं तमिलनाडु के, एआईडीएमके के बड़े नेता माने जाते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की संख्या है, और ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें टीवीके को समर्थन देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चूंकि एआईडीएमके लगातार पिछले कई सालों से काम कर रही, जब से जयललिता है, तो इसलिए जो उनकी लीडरशिप है उनका ये मानना है कि हम टीवीके को समर्थन नहीं देंगे। इस बीच में एआईडीएमके और डीएमके दोनों को मिला के एक संयुक्त सरकार बनाने के फॉर्मूले को भी जो है वो चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके को भी मिला देंगे तो भी इनके पास वो गठबंधन का आंकड़ा पूरा नहीं होता है। तो जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे वीसीके है या फिर रामदास की पार्टी है या और दूसरे दल हैं, उनकी संख्या के बारे में अभी चर्चा, उनके पास ये बार्गेनिंग पावर है कि क्या वो समर्थन टीवीके को समर्थन देंगे, समर्थन नहीं देंगे। तो जो गवर्नर का जो चरित्र है, मैं उससे बिल्कुल हैरान नहीं हूं। अगर यही में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी होती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती, तो यह सवाल ही नहीं खड़ा होता। अब तक उनको सरकार बनाने के लिए मौका दे दिया गया होता, और विधानसभा में समर्थन पूरा करने के पहले ही उनके पास बहुमत का आंकड़ा आ जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि जिसकी सरकार बन जाती है फिर उसके लिए बहुमत जुटाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी ये जो शोषण चल रहा है या जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा है, वो इसी वजह से है क्योंकि गवर्नर और गवर्नर के माध्यम से जो केंद्र की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने पॉलिटिकल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल स्पेस को तलाशने की कोशिश कर रही है। और हो सकता है कि टीवीके से भी विजय से भी बात हो रही हो और उनसे कुछ चीजें वो क्या कहते हैं, उनसे बार्गेनिंग की जा सके कि ठीक है आप सरकार बना लीजिए, लेकिन आपको ये 3 चीजें करने पड़ेंगे, 4 चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपकी सरकार नहीं चल पाए। और आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब स्टैम्पीड हुआ था उसके बाद से सीबीआई ने लगातार विजय को बुलाकर उनसे पूछताछ की थी, जबकि स्टैम्पीड में उनके नेता का क्या लेना देना। और वो भी आप तमिलनाडु में नहीं उनसे पूछताछ कर रहे थे, बल्कि उनको बाकायदा दिल्ली बुलाया जा रहा था। तो हैरेसमेंट था एक तरीके का, और उनको भी संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सर, जिस तरह से ये खबर आई, हालांकि ये अभी अटकले ही हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके मिल सकते हैं, क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है राज्य की राजनीति को देखते हुए? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तो डीएमके उसकी बहुत ही मजबूत सहयोगी थी। लेकिन यूनाइटेड फ्रंट के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डीएमके बीजेपी के साथ आ गया। तो ऐसा नहीं कि डीएमके का सेकुलरिज्म को लेके कोई गहरा लगाव है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको अपना सर्वाइवल देखना है। आज की तारीख में जैसे ही विजय का उदय हुआ है, उसके बाद से एआईडीएमके और डीएमके दोनों को के अस्तित्व पर एक खतरा मंडराने लगा है। एक चीज हम ये ना भूलें कि डीएमके और एआईडीएमके का उद्गम एक ही है। वो है जो बहुत पहले जो पेरियार ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था द्रविड़ कज़गम। तो द्रविड़ कज़गम जब 1942-43 के आसपास बनी थी, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो अन्ना दुरई ने, जो उनके नंबर 2 थे पेरियार के, उन्होंने पार्टी तोड़ी क्योंकि वो जो द्रविड़ कज़गम या पेरियार की जो लाइन थी उससे सहमत नहीं थे, और उन्होंने पार्टी तोड़ी और डीएमके बनाया। और फिर वो वहां राजनीति में सक्रिय रहे। 1967 के बाद से उनकी सरकार आ गई, और तो उसके पहले डीएमके बनी, जिसके करुणानिधि ने जिसको लीड किया, अन्नादुरई और करुणानिधि ने जिसको लीड किया। उसके बाद जब एनजी रामचंद्रन ने जब करुणानिधि से बगावत की और पार्टी अलग हुई, तो उन्होंने एआईडीएमके बनाई।
और उस एआईडीएमके के वो नेता बने और फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा तो एआईडीएमके और डीएमके दोनों की विचारधारा एक है, सोच भी कमोबेश एक है, फर्क पर्सनालिटी क्लैश का था। तो अगर दोनों साथ भी हो जाते तो मुझे किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ना तो करुणानिधि बचे हैं, ना एमजीआर है और ना ही जयललिता है। अब जो लोग हैं वो प्योर पॉलिटिक्स करने वाले लोग, एमके स्टालिन, उनको भी अपनी अपनी किले को बचा के रखना है। और एडाप्टी क्या नाम, ईपीएस जिनको कहते हैं, ईपीएस है, उनको भी अपनी राजनीति को बचा के रखा है। तो कभी कभी यह भी होता है कि दो शत्रु एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, क्योंकि एक तीसरा आदमी जो है उससे ज्यादा मजबूत निकल जाता है, और अगर वो तीसरा आदमी अपने आप को स्थापित कर ले तो फिर बाकी दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो ये संभव है कि विजय को रोकने के लिए ये दोनों दल जो वाकई में द्रविड़ पॉलिटिक्स करते हैं वो एक साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कम से कम इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है बिहाइंड द कर्टेन या पर्दे के पीछे कहीं कोई चीजें चल रही हो तो बात अलग है। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अभी हालांकि विजय के नंबर पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें तुरंत समर्थन दे दिया अपने पुराने सहयोगी डीएमके को छोड़कर। और कांग्रेस इन चुनावी नतीजों के बाद लगातार क्षेत्रीय दलों को एक तरह से संदेश भी ये दे रही थी कि अब एकता के लिए, इंडिया एकता के लिए, गठबंधन की एकता के लिए सबको एकजुट रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा कि पहला मौका मिला कांग्रेस पार्टी को और वो अपने पुराने सहयोगी को छोड़ करके नई बनने जा रही सरकार में शामिल हो गई। तो कैसे बाकी साथियों को और छोटे क्षेत्रीय दलों को कैसे संदेश दे पाएगी जब राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके का कदम उठाएगी? भाई, जब डीएमके ने 1998 में जब यूनाइटेड फ्रंट का साथ छोड़ के पूरी तरीके से कट्टर सेकुलरवादी गठबंधन को छोड़ के आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए थे, तब ये सवाल खड़ा हुआ था और लेफ्ट फ्रंट के लोग इस बात को लेकर बड़े हैरान रह गए थे कि भाई ये तो करुणानिधि ने बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक फैसला किया। तो राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, लेकिन यहां पे इसके दो पहलू है। एक पहलू तो यह है कि कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि तमिलनाडु के अंदर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी समर्थित कोई सरकार वहां पे बने। अगर ऐसा होता है तो फिर एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु के अंदर एक एक्सेस का रास्ता थोड़ा और खुल जाएगा। दूसरी बात, उनको ये लगता है कि अखिल भारतीय स्तर पर चूंकि अब विजय एक बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश हो गए हैं, इसलिए उनको भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठबंधन है उसमें भी उनको लाना चाहिए या उनको लाना जरूरी है। तो इन दोनों रणनीति के तहत काम हो रहा होगा। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ममता बनर्जी जिस तरीके की अब पॉलिटिक्स कर रही हैं, पश्चिम बंगाल भारत की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और जो तमाम विपक्षी दल अभी तक ये सोच रहे थे कि या जो इंडिया गठबंधन में रहने ना रहने, लीडरशिप ना करने के बारे में जिनके मन में कुछ संशय था, अब उनको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर ममता बनर्जी जैसी इतनी बड़ी मजबूत नेता, 3 बार की मुख्यमंत्री, संगठन करता, अगर उनके किले को भारतीय जनता पार्टी ढहा सकती है तो बाकियों के लिए फिर क्या रास्ता बचता है। अभी तक वो देख चुके हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी को कैसे हाईजैक किया गया, शरद पवार की पार्टी को कैसे कैसे हाईजैक किया गया, उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक को कैसे डिमोलिश किया गया। तो और अब ममता बनर्जी का नंबर आ गया, दिल्ली में केजरीवाल साहब को धूल धूसरित कर दिया गया, तो बचा कौन फिर? तो अगला चुनाव तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अखिलेश यादव पिछले 2 बार से कोशिश कर रहे सरकार बनाने के लिए, इस बार उनका अच्छा मौका भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ी लोकसभा के चुनाव में। तो अगर विपक्षी दलों को अकल ना आए तो फिर भगवान ही मालिक है कि अगर आप साथ रहेंगे तो बचेंगे, का साथ नहीं रहेंगे तो एक एक करके सबको निपटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है उस संदर्भ में बंगाल का ये जो पूरा घटनाक्रम है ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इसीलिए आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो है वो कैप्टन विजय के साथ जाने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप डीएमके का साथ छोड़ रहे हैं। ये संभव है कि डीएमके और क्या नाम उनका, विजय जोसेफ, ये दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे, क्योंकि विजय ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये उनका कमिटमेंट है। तब कमिटमेंट है तो फिर एक दूसरा रास्ता क्या बचता है? इंडिया गठबंधन का ही रास्ता बचता है। तो इससे बेहतर स्थिति क्या होगी कि विजय इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और तमिलनाडु के अंदर जो इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाए, या
विजय को अपने गठबंधन में लेके आया जाए और स्टालिन को समझाया जाए कि भाई आप हमारे साथ ही रहिए, आप क्यों अलग जाएंगे, हम आपको तो अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां राजनीति चूंकि बदल गई इसलिए बात ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, एक विपक्षी दलों का एक गठबंधन को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और एक साथ किसी बड़े आंदोलन की भूमिका भी रची जा सकती है। क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि अगर ममता बनर्जी नहीं बची, अगर चुनाव को इसी तरीके से कंडक्ट किया जाता रहा, तो फिर तो आने वाले समय में कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या चाहे बिल्कुल। दूसरे कोई दूसरी पार्टी का दूसरा पार्टी कोई हो। हम्म। और बंगाल के नतीजे ने अखिलेश यादव हो या बाकी भी नेता, सब में एक भय तो डर हम्म। पैदा कर ही दिया होगा। लेकिन एक अंतिम सवाल सर, कि कोई संस्थान नहीं चलता, कोई दफ्तर नहीं चलता अगर कोई लीडर ना हो जिसकी बात मानी जाए। इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है कि उसका नेता कौन है, कौन उसे लीड करेगा। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस को की लीडरशिप में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो एकजुट हो सकेंगे? क्या वो अब मुमकिन दिखाई देता है? क्योंकि पहले तो ममता भी बहुत पावरफुल थी, डीएमके स्टालिन भी बहुत पावरफुल था, लेकिन अब जो स्थितियां वर्तमान बनी है, क्या कांग्रेस के झंडे तले सब एकजुट हो पाएंगे? देखिए, क्या ममता बनर्जी आज की तारीख में कांग्रेस को डिक्टेट कर सकती हैं? क्या स्टालिन डिक्टेट कर सकते हैं? और क्या उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो क्या तृणमूल कांग्रेस बचेगी 2029 तक? ये सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 2024 के चुनाव में 240 सीटें उनको मिली, और अगर उड़ीसा की 20 सीटें नहीं होती तो वो 240 भी नहीं मिलता, वो और कम हो जाता। नॉर्थ इंडिया के अंदर बीजेपी को जितनी सीटें अब तक लेनी थी वो ले चुके हैं, वहां पे सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका है। वहां पे सीटें कमी होनी, कोई बढ़नी नहीं है अगर कोई बहुत बड़ा मिरेकल ना हो जाए। तो ऐसे में बंगाल की 42 सीटें एक नया रास्ता खोलती उनके लिए। अगर इस 42 में से वो कोशिश करें अभी से और 30-32 सीटें अगर ले आए और तो ये उनके लिए फायदे का सौदा होगा। दूसरी बात क्या है कि चलिए 2029 से इंतजार क्यों करते हैं? अभी ममता बनर्जी के पास 28 सीटें, 29 सीटें, ऐसे कुछ 28-29 के आसपास सीटें हैं, 2/3 तोड़ लिया जाए और उनको अपने पास मिला दिया जाए, तो जो जनता दल यूनाइटेड पे उनकी जो डिपेंडेंस है या टीडीपी पे डिपेंडेंस वो भी खत्म हो जाएगी। भाई जो आम आदमी पार्टी को तोड़ के 7 सांसदों को वो अपनी पार्टी में राज्यसभा के अंदर लेके आए, तो राज्यसभा में तो बीजेपी की सीटें ही तो बढ़ी ना। अगर तृणमूल कांग्रेस के 2/3 सांसद अगर लोकसभा में टूटते हैं, टूट के अगर बीजेपी में मर्ज करते हैं, तो फिर बीजेपी की ताकत ही तो बढ़ेगी, कमजोर तो नहीं होगी। और इससे उनको मौका यह भी मिलेगा कि तृणमूल कांग्रेस को और कमजोर कर पाएंगे वो, ताकि अगले चुनाव तक तृणमूल कांग्रेस कोई उनके सामने चुनौती ना पेश कर पाए। उसी संदर्भ में मेरा यह कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथियों को समझनी चाहिए कि जो हाल पंजाब में हुआ है या बंगाल में हुआ है, वो हाल पंजाब में क्यों नहीं होगा, वो हाल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं केजरीवाल को पूरी तरीके से पैदल कर दिया जाए, अखिलेश यादव की जो सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस की जो पॉलिटिक्स उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, उनको चुनाव में इतनी कम सीटें दिला दी जाए कि उनका हौसला ही टूट जाए। तो ये सब मिलकर एक साथ अगर नहीं आएंगे तो ये संकट बना रहेगा। एक साथ आएंगे तब रास्ता बनता, और जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, चाहे 1967 हो, 1977 हो, 1989 हो या 2024, तब तब सत्ताधारी पार्टी को नुकसान हुआ है। 67 में 9 राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकार बनी थी, 77 में तो इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी, 89 में 400 सीट लाने वाली कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पैदल हो गई थी, और 2024 में नरेंद्र मोदी के बावजूद भी 240 सीटें ही मिल पाई। आपको याद होगा कि बेंगलोर की उस मीटिंग हुई थी जिसमें 24 दल इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए थे, और उसी दिन आपने देखा था कि बीजेपी ने 38 दलों का गठबंधन खड़ा कर लिया था। तो ये डर है क्योंकि बीजेपी अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 36% की पार्टी है। तो 36% की पार्टी में अगर 2% वोट अगर खिसक गया तो सरकार कैसे बनेगी केंद्र के अंदर? तो वो चाहेगी कि तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के अंदर खत्म किया जाए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि 29 में जो उनको 33 सीटें मिली थी 2024 में, वो 33 बढ़ के 55 या फिर 65 या 75 हो जाए। तो उसके लिए क्यों लेकिन इसको रोका जा सकता है अगर विपक्ष एक सुर में एकजुट हो जाए और एक गठबंधन एक छाते के नीचे खड़ा होकर मुकाबला करे। तो लीडरशिप का जो प्रश्न है वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा।
अगर लीडरशिप तय करने लगेंगे तब गठबंधन खड़ा ही नहीं हो पाएगा। हाँ। तो पहले एकजुट हो जाइए, एक एजेंडा तय कर लीजिए, फिर उसमें से लीडर निकाल लीजिए। बिल्कुल सर। और अब तो इसके अलावा कोई चारा विपक्ष के आगे दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नतीजा आते हैं और चुनाव होते हैं उसमें विपक्ष कितनी भी मजबूती से लड़े, सिर्फ लड़ना काफी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।